स्टूडेंट्स, आज हम संप्रभुता के विभिन्न प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हमने संप्रभुता के अर्थ, संप्रभुता के बारे में विभिन्न अवधारणाओं, एकलवादी अवधारणा और बहुलवादी अवधारणा के बारे में चर्चा की। संप्रभुता के विभिन्न सिद्धांतों का आलोचनात्मक मूल्यांकन किया और आज हम संप्रभुता के विभिन्न प्रकारों का एस्पेक्ट पर विचार करेंगे। संप्रभुता के जो विभिन्न प्रकार हैं वो इस बात को स्पष्ट करते हैं कि संप्रभुता का जो हमने प्रारंभिक अर्थ माना था कि संप्रभुता के बिना कोई भी राज्य नहीं हो सकता, कोई भी समाज राज्य नहीं बन सकता। उस अर्थ में संप्रभुता एकमात्र ऐसा तत्व है जो किसी भी समूह को या संगठन को राज्य का दर्जा दिलाता है या राज्य के स्तर पर लेकर आता है। लेकिन जैसे जैसे ऐतिहासिक और राजनीतिक विकास प्रक्रियाओं में ने गति पड़ी और ऐतिहासिक कार्यक्रम के आधार पर विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं में अलग अलग नेतृत्व का, अलग अलग प्रमुख और प्रभावी संस्थाओं का, संगठनों का और संविधान से इतर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स का उदय हुआ, वैसे वैसे संप्रभुता के मौलिक जो अवधारणा थी उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। मैं आपको यहाँ पर कुछ विशेष प्रकार बताऊँगी। इसमें हम सबसे प्रमुख लेते हैं। सबसे पहला मैं एक बार रिपीट करती हूँ आपको कौन कौन से प्रमुख प्रकार माने जाते हैं। नाम मात्र की एवं वास्तविक संप्रभुता, नॉमिनल एंड रियल। नंबर 2, लीगल सोवरेंटी, विधिक संप्रभुता। नंबर 3, पॉलिटिकल सोवरेंटी, राजनीतिक संप्रभुता। नंबर 4, पॉपुलर सोवरेंटी, लोकप्रिय संप्रभुता। और नंबर 5, de facto एंड de jure सोवरेंटी। एक्चुअल एंड लीगल के बीच में डिफरेंस किया जाता है इसमें। वस्तुतः संप्रभुता के जो भी प्रकार हैं इन्हें बिना उदाहरणों के समझना थोड़ा सा थ्योरेटिकल स्तर पे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मैं आपको एक एक उदाहरण देके ये स्पष्ट करूँगी कि ये संप्रभुता कहाँ पर जुड़ी हुई होती है या कहाँ पर इसका संबंध होता है। पहला है नॉमिनल एंड रियल। नॉमिनल का मतलब जो नाम मात्र की संप्रभुता हो, जिसके पास अपनी शक्तियों को प्रयोग करने का अधिकार नहीं हो, लेकिन एक प्रतीक के रूप में उसके अस्तित्व को स्वीकार किया जाता हो, लेकिन उसकी वास्तविक शक्तियों का प्रयोग किसी और के द्वारा किया जाता हो। या हम सबसे बेहतर उदाहरण के रूप में लेते हैं, एंशिएंट पीरियड को ले सकते हैं और ब्रिटिश एग्जाम्पल को ले सकते हैं, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के एग्जाम्पल को, ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम के एग्जाम्पल को ले सकते हैं। रियल मोनार्क जो होता है, रियल सोवरेन जो होता है, वो मोनार्की में माना जाता था, राजतंत्र में माना जाता था। जब राजा के पास सारी शक्ति होती थी, सारी संप्रभुता होती थी, सारी संप्रभुता का वो प्रतिनिधि भी होता था और वास्तविक प्रयोगकर्ता भी होता था। उसको सलाह देने के लिए उसके द्वारा, स्वयं के द्वारा निर्मित मंत्री परिषद होती थी, लेकिन मंत्री परिषद की किसी भी सलाह को मानने के लिए वो बाध्य नहीं होता था। अर्थात इस अर्थ में राजा वास्तविक रूप से संप्रभुता को रिफ्लेक्ट करता था। लेकिन जैसे हमने ब्रिटिश एग्जाम्पल हम लेते हैं, यहाँ पर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल लेते हैं, तो वहाँ पर भी हम देखते हैं कि लगभग एक ऐसा समय था जब राजा का आदेश ही कानून माना जाता था और राजा के आदेश के बिना, राजा की संप्रभुता के बिना किसी भी कानून का कोई भी अस्तित्व नहीं होता था। एट दैट टाइम जो राजा होता था उसका काम होता था मोटिवेट करना, एनकरेज करना, एडवाइस देना, लेकिन वो मिनिस्टर्स के एडवाइस देने और उनको ऑर्डर देने के बीच में किसी भी सीमा से बंधा हुआ नहीं था। लेकिन जैसे जैसे ऐतिहासिक विकास क्रम की प्रक्रिया में लोकतांत्रिक विचारधाराओं का उदय हुआ, संप्रभुता की अवधारणा धीरे धीरे बदलने लगी और 1688 के ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बाद में जो इंग्लैंड की सबसे प्रमुख रक्तहीन क्रांति मानी जाती है, रक्तहीन क्रांति से आशय जहाँ किसी भी व्यवस्था में बिना किसी रक्तपात के आमूलचूल परिवर्तन होता है, तो उसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण ब्रिटेन का दिया जाता है, जहाँ पर संप्रभु राजा की वास्तविक शक्तियाँ उसके स्थान पर कैबिनेट के पास आ जाती हैं, उसके स्थान पर मिनिस्टर्स के पास में आ जाती हैं और वो राजा को परामर्श देने वाले एक मंत्रिमंडल के रूप में सिर्फ नाम मात्र के नहीं रहते, बल्कि अब वो वास्तविक रूप से राजा को परामर्श देते हैं और राजा को प्राप्त सारी शक्तियों का उपयोग उनके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले जो ब्रिटेन का राजा है वो वास्तविक संप्रभु है, वास्तविक शक्तियों का प्रयोग कर रहा है,
वास्तविक रूप से उसका हर आदेश कानून के समकक्ष है और वो रियल मोनार्क के रूप में संप्रभुता को अभिव्यक्त करता है। लेकिन वही राजा ब्रिटेन में ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बाद में 1688 के बाद में नाम मात्र का रह जाता है, अर्थात एक प्रतीक के रूप में, एक परंपरा के रूप में, एक राजनीतिक अभिसमय के रूप में राजा है, लेकिन उसकी वास्तविक शक्तियों का प्रयोग अब उसके द्वारा नहीं बल्कि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों से बने हुए मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। तो ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में नॉमिनल एंड रियल सॉवरेंटी को डिफाइन करने का या उसका डिफरेंस देखने का। नेक्स्ट आते हैं हम लोग लीगल सॉवरेंटी। इसके अंतर्गत जो सत्ता होती है, जो विधिक सत्ता होती है, वो संप्रभु के अंतर्गत होती है और उसका आदेश ही कानून माना जाता है। उसके पास ही सारी कानून बनाने की शक्ति होती है और उसके द्वारा बनाए हुए कानून का प्रयोग करने के लिए, उसको लागू करने के लिए फोर्स का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो वस्तुतः यहाँ पर जो लीगल संप्रभु है वो स्टेट है और स्टेट के नाम पर ही सारे कानून बनाए जाते हैं। तो ये एक विधिक संप्रभुता का हम प्रतीक मानते हैं और ये वास्तविक संप्रभु इसलिए है क्योंकि इनके द्वारा बनाए हुए कानून से इतर किसी भी अन्य कानून का कोई भी अस्तित्व नहीं होता। तो ये लीगल फॉर्म ऑफ सॉवरेंटी माना जाता है और इस लीगल फॉर्म ऑफ सॉवरेंटी में जो उसकी पावर होती है वो इंडेफिनेट होती है और उसकी जो पावर होती है वही लीगल टर्म्स में जाकर राज्य को अभिव्यक्त करती है। एब्सोल्यूट होगी, सुप्रीम होगी, उसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, हम देख रहे हैं कि जिसके पास कानून बनाने की शक्ति है वही संप्रभु है, वही अंतिम निर्णय करता है और एब्सोल्यूट जो पावर है इस लीगल सॉवरेंटी के पास में होती है। नंबर 3 है पॉलिटिकल सॉवरेंटी, राजनीतिक संप्रभुता, जिसमें लोकतांत्रिक विचारधारा और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के उदय के बाद में और इसके वैश्विक स्तर पर विस्तार के बाद में जो जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं वह प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र के माध्यम से, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के माध्यम से, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के माध्यम से अपना विचार, अपना मत व्यक्त करते हैं। तो यहाँ राजनीतिक संप्रभुता उस संप्रभुता को अभिव्यक्त करती है जो जनता में निवास करती है, जनता में निवास करती है। तो जो लीगल सॉवरेंटी काम कर रही है, जो विधिक संप्रभुता काम कर रही होती है, उसके पीछे क्या होती है, राजनीतिक संप्रभुता होती है। और जो राजनीतिक संप्रभुता होती है कई बार ये बहुत स्पष्ट हो भी सकती है, कई बार ये स्पष्ट नहीं हो सकती, लेकिन राजनीतिक संप्रभुता लोगों के निर्णय करने की, मत देने की, उनकी राय, उनके मत देने की अभिव्यक्ति को प्रतिनिधियों के माध्यम से अभिव्यक्त करती है। तो जो लीगल सॉवरेन तो होता है, जो विधिक संप्रभु होता है, वो इस राजनीतिक संप्रभुता के अगेंस्ट नहीं जा सकता, क्योंकि अब संप्रभुता कहाँ है, लोगों के पास है। तो लोग जब अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनकर भेजते हैं तो विधिक संप्रभुत्व का, राजनीतिक संप्रभुता के मत को मानना, उसका सम्मान करना, उस पर विचार करना आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट है पॉपुलर सॉवरेंटी, लोकप्रिय संप्रभुता। लोकप्रिय संप्रभुता का ये वह रूप है जिसमें सॉवरेंटी किसके पास है, लोगों के पास है, मासेस के पास में, जनता के पास में, और प्रत्येक व्यक्ति के पास में वोट देने का अधिकार होता है, वोट देने के निर्णय करने का अधिकार होता है। मतलब वो ये तय करता है कि संप्रभुता या राजनीतिक सत्ता का प्रयोग किसके द्वारा और कैसे किया जाएगा, उसके मत का मूल्य होता है। तो इसमें क्या होता है, जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसके थ्रू जो लेजिस्लेचर होता है, जो कानून बनाता है, जो लेजिस्लेचर प्रोसीजर होता है, उसके ऊपर कंट्रोल रखा जाता है, कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। और यहाँ पर पब्लिक इज़ रिगार्डेड एज सुप्रीम पावर, सॉवरेंटी लाइज इन पब्लिक, दैट्स वाई दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेंटी कॉल्ड लोकप्रिय संप्रभुता और पॉपुलर सॉवरेंटी। इसका 5th जो रूप है वो डिफैक्टो एंड डी ज्योर सॉवरेंटी का एक्चुअल एंड लीगल का डिफरेंस देखा जाता है। इसमें किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में सत्ता को हस्तगत करके वैधानिक या अवैधानिक तरीके से जब सत्ता का प्रतीक बना जाता है तो उसको हम मानते हैं डिफैक्टो। एक्चुअल जो दिख रहा होता है वही उसको ही संप्रभु माना जाता है। लेकिन ऐतिहासिक विकास की प्रक्रिया में हम देखते हैं कि ऐसे जितने भी